हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओडी में बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है हमारा, जिसमें गेट के और सेशनेट के क्वेश्चन बनते हैं। क्या है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम फॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे तक लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि कैसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास होती है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप आता है हमारा, टाइप फर्स्ट, ठीक है, और उसका नाम है ऑटोनोमस, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है ऑटोनोमस का मतलब ये हुआ कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर आ जाए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब इसमें देखा जाए कहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नहीं है, तो इस टाइप के फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑटोनोमस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल बेस पे बात करते हैं, इसको सोल्यूशन कैसे देंगे। चलो हम इसकी बात करके आपको बताते हैं इसको सोल्यूशन कैसे हम लोग देंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के बेस पर मैंने आपको जैसे दे दिया कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4। अब ये जो एग्जांपल है ये किसका है, ऑटोनोमस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, वो मैटर नहीं करता कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो एग्जांपल था कि ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होगा। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको सोल्यूशन अगर तुम्हें देना है तो दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको सोल्यूशन देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा dx। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा इजली, तो हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे क्या होगा, अब हम जानते हैं कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, यहाँ से फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर हम जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो फॉर्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, ये होता है। इसको अप्लाई कर देंगे अपन, तो क्या बन जाएगा अपने पास, तो अपने पास यहाँ से मिल जाएगा, सो इम्प्लाइज दैट, ठीक है, तो अपने पास यहाँ से मिल जाएगा, सो इम्प्लाइज दैट। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो एक वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी 2, तो इसको अप्लाई करेंगे 1/2, यानी कि कुल मिला के 1/4 हो जाएगा। लॉग हो जाएगा अपने पास x माइनस ए, यानी कि मॉड ऑफ y माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस लॉग सी। ठीक है, x प्लस लॉग सी हो गया। अच्छा, ये हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली लॉग ऑफ ई की पावर x इंटू सी, ये लिख सकता हूँ। और इधर मेरे पास 4 है, तो इसको इधर भेज दिया जाएगा, तो ये अपने पास बन जाएगा, तो हो जाएगा लॉग y माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू, ये बन जाएगा 4 लॉग ई की पावर x सी। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सिंपली लॉग y माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ई की पावर 4x, और कांस्टेंट सी रहने वाला, कांस्टेंट पे पावर करेगा तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ओके, यहाँ तक डन हो गया, डन। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ आगे, तो क्या बनेगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा, सो इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हो जाएगा आपका y माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका e की पावर 4x इंटू सी। तो यहाँ से आपका बन जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू e की पावर 4x इंटू सी इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, ये बन गया। अब मुझे y ऑफ x निकालना है, बिकॉज, तो मैं लिखूंगा y ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई ऑफ x इंटू
ई की पावर 4x इंटू सी और प्लस 2 इंटू ई की पावर 4x इंटू सी, ये लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ से y ऑफ x उधर भी दिया जाएगा तो हो जाएगा y ऑफ x माइनस वाई ऑफ x इंटू ई की पावर 4x इंटू सी इज इक्वल टू -2 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 2 सी ई की पावर 4x और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन क्या हमारे पास है, y ऑफ x कॉमन ले लिया मैंने तो इक्वल टू अपने कॉमन लेकर इधर भेज दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर 2 कॉमन में ले लो तो हो जाएगा सी ई की पावर 4x प्लस 1 अपॉन इधर अपने पास क्या आ जाएगा 1 माइनस सी ई की पावर 4x। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये इसका सोल्यूशन बन गया। बोलो समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई टफ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन को इजीली आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। बताइए समझ में आया नहीं आया, आ गया। सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम ये था कि आपको जैसे क्वेश्चन मान लो दिया गया, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया आप उसमें ध्यान से देखिए। एक मिनट, ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया तो इस टाइप के पहली बार डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या नाम देते हैं हम लोग, ऑटोनोमस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम देते हैं सिंपली। ठीक है, जैसे हम लोग 12th में करते थे सेम वाइज वैसे कर लेंगे, y को एक साइड कर लेंगे, x को एक साइड कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली। ठीक है, और मुझे निकालना y ऑफ x, तो y ऑफ x के लिए ही आपको काम करना है, तो y ऑफ x जैसे आ जाए तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब हमारे पास टाइप 2 आता है, टाइप 1 आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग टाइप 2 की बात करेंगे। ठीक है, टाइप 2 अपने पास है कि dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल टू q ऑफ x। ठीक है, हेयर वो तो दिख ही रहा है कि हमारे पास p ऑफ x क्या है एंड q ऑफ x क्या है, ये फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो अभी वहाँ पे जब से हम लोग क्लास 12 में सीखे थे तो वहाँ पे बहुत इजी वे में सीखा था कि सिंपली x के फंक्शन होते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। क्या होंगे, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देते हैं। तो एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने तुम्हें दिया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूँ ये सीसानेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया लेट, ठीक है, लेट y ऑफ x be a continuous function, be a continuous function, कंटिन्यूस सोल्यूशन होगा। ठीक है, कंटिन्यूस सोल्यूशन, कंटिन्यूस सोल्यूशन ऑफ द आई वी पी dy upon dx is equal to plus 2i is equal to f of x and y0 is equal to 0 where f of x is equal to आपका फंक्शन है 1 एंड इधर हमारे पास 0, 1 है 0 से और 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए, इफ तब हमारे पास फंक्शन 1 होगा। एंड इफ जब हमारे पास x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन इसका होगा इसमें साइन हाइपरबोलिक 1 अपॉन ई क्यू। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका होगा कॉस हाइपरबोलिक 1 अपॉन ए क्यूब। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका होगा साइन हाइपरबोलिक 1 अपॉन ई स्क्वायर। एंड फोर्थ ऑप्शन इसका होगा, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक 1
अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट 2000 जून 2019। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे तो बराबर समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। अगर ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में काम कैसे करना है। ठीक है, ओके डन। चलो फोकस करिए। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा मैं आपको ये नहीं बोलूँगा बहुत टफ है, तो सबसे पहला काम इसमें क्या है वो ध्यान दीजिएगा। चलिए फोकस कर लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत बेसिक वर्क है, ज़्यादा हाई फाई काम नहीं करना है। कंटिन्यूस फंक्शन है, सोल्यूशन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और IVP आपको दिया गया है हमारे पास, और सिंपल सी बात है कि ये dy/dx प्लस 2y। तो ध्यान से देखो, ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। तो पीस वाइज कंटिन्यूस तो है, कोई दिक्कत नहीं है। यस ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते देखते हैं, तो रखते हैं। पहले हमारे पास क्या है dy/dx, तो केस फर्स्ट जब मेरा जो x हो, ठीक है, वो किसके बिटवीन में हो, 0 और 1 के बिटवीन में हो। अब 0 और 1 के जब बिटवीन में होगा देन तब हम बात करेंगे। ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, आप जानते हैं इंडिकेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये सब काम तो आपको बहुत इजी वे में आता होगा। इंटीग्रेशन ऑफ f, इधर वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 है, तो रख देंगे 2dx हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, p की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो रख देंगे। ठीक है, तो e की पावर आ जाएगा 2x आ जाएगा। ओके डन, IF आ गया आपका। जनरल सोल्यूशन आपको पता है कैसे निकालते हैं, क्या होता है, y ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की पावर 2x इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू क्यू यानी कि 1 इंटू dx और प्लस यहाँ पे आ गया c। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, y ऑफ x इंटू e की पावर 2x, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से अपन क्या दे देंगे 2, सॉरी, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x और प्लस आपको हो जाएगा c। ठीक है, अब यहाँ से आपको y ऑफ x निकालना है, तो मैं यही बोलूँगा y ऑफ x यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 e की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा e की पावर -2x इंटू में क्या आ जाएगा आपका c, ये बन जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका भी जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। कंडीशन क्या है, y 0 पे 0 है, तो y 0 पे 0 है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सो इम्प्लाइज दैट, अब मुझे यहाँ से मिल जाएगा 0 पे 0, तो 0 रख देंगे, e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इधर c बचेगा, इधर 1/2 बचेगा, तो 0 है। कुल मिला के c की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ से आपको y ऑफ x क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको y ऑफ x मिल जाएगा 1/2, ठीक है, और -1/2 e की पावर -2x, को मिला के 1/2 ले लेंगे कॉमन, तो आ जाएगा 1 माइनस e की पावर -2x। ठीक है, ये आ गया आपका y ऑफ x। ओके डन, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे केस सेकंड की। ठीक है, तो केस सेकंड में चलते हैं। तो केस सेकंड देखो क्या कहता है, यहाँ तक तो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब केस सेकंड में हमारी बात चल रही है कि डिवाइड जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, x मेरा क्या है, ग्रेटर देन 1 है। चलो इसके लिए बात कर लेते, तो यहाँ से डिवाइड अपॉन dx क्या हो जाएगा, डिवाइड अपॉन dx और प्लस 2y और f ऑफ x की वैल्यू इसके लिए क्या है, 0 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डिवाइड अपॉन dx इज इक्वल टू -2y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा कि डिवाइड अपॉन dx यानी कि dy अपॉन y हो जाएगा इक्वल टू -2 dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे आप, जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो जाएगा log y, ठीक है, इज इक्वल टू -2x और ये हो जाएगा प्लस c। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर आगे हम इसको देखें
तो आगे अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बताइए। सो इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसको log c ले लूँ तो ये हो जाएगा log c। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो यहाँ से अगर ये हुआ तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या बन गया, e की पावर -2x इंटू सी हो गया। ठीक है, ये y ऑफ x निकल आया आपका, y ऑफ x निकल आया, ये कहानी बन गई। अब यहाँ से आप c की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। किसकी वैल्यू? c की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो आपको सोल्यूशन क्या मिल गया, वी गेट y ऑफ x। मुझे y ऑफ x दो सोल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया? एक तो मिल गया मुझे कि 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर -2x मिल गया। एक मुझे मिल गया c इंटू ई की पावर -2x मिल गया। ये मिल गया इफ। हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें कंटिन्यूस भी तो देखना है, तो ऐसे सी की वैल्यू रख देंगे तो हो सकता है कंटिन्यूस ना हो, तो इसलिए हम सी की वैल्यू कंटिन्यूस से निकालेंगे, क्योंकि साफ साफ इसने बोल दिया है कि y ऑफ x हमारा कैसा होना चाहिए। इसने मुझे साफ साफ बोल दिया है, ठीक है, कि y ऑफ x यहाँ कैसा होना चाहिए, y ऑफ x इनका कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो पढ़ो जरा क्वेश्चन पढ़ो, तो क्या बोल रहा है, y ऑफ x बी द कंटिन्यूस सोल्यूशन। तो ये जो बोल रहा है लाइन, इस लाइन पे फोकस करो, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस सोल्यूशन होना चाहिए। तो सारा गेम जो चल रहा है आपका कंटिन्यूस सोल्यूशन के लिए चल रहा है। तो ये अब जो हम लोग नीचे अभी हम चाहते हैं तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा देते, लेकिन फिर वो कंटिन्यूस होता नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूस कंडीशन लेकर अगर इस कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कंटिन्यूस पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत किसी को? तो इफ यहाँ पे क्या आया, तो 0 और 1 के बिटवीन में x था, और इसमें क्या था कि एफ x इज ग्रेटर देन 1 के लिए था। ओके, अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो लिमिट एडजस्ट पक्का करेगा, तो 1 पे लिमिट एडजस्ट करा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं तो लिमिट एडजस्ट करेगा। ओके, लिमिट x अप्रोच टू 1 e की पावर c e की पावर -2x इसको फंक्शन वैल्यू होता है। तो फंक्शन वैल्यू पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फंक्शन वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जहाँ x इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ यहाँ x इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा आपका 1/2 1 माइनस e की पावर -2 हो जाएगा, ये बन गया। ओके डन। अब जहाँ x वहाँ 1 अप्लाई कर देंगे तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये e की पावर -2 बचेगा, e की पावर -2 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस e की पावर -2। ठीक है, so implies that c इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर 2 और ये हो जाएगा -1, ये आ जाएगा c की वैल्यू। ठीक है, अब मैं ये c की वैल्यू उठा के इसमें रख दूंगा, तो c की वैल्यू उठा के इसमें रख दूंगा तो क्या मिल जाएगा, वो जो मिलेगा उसको राइट करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो y ऑफ x यहाँ से क्या मिल जाएगा, y ऑफ x मुझे मिल जाएगा यहाँ से कि 1/2 1 माइनस e की पावर -2x इफ 0x1। ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो c की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1/2 एंड e स्क्वायर -1 इंटू e की पावर -2x इफ x इज ग्रेटर देन 1। जहाँ तक कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन में पूछा क्या था। ये तो हमने सोल्यूशन निकाल लिया जो कि हमारा क्या है, कंटिन्यूअस सोल्यूशन है। तो ये इज कंटिन्यूअस सोल्यूशन, कंटिन्यूअस सोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन ने क्या दिया था निकालने के लिए। ओके, क्या दिया था निकालने के लिए, चलिए इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो इसमें इन्होंने मुझसे बोला कि वेयर एफ एक्स इक्वल टू इतना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फाइंड कर, मैंने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि देन फाइंड y ऑफ 3/2। मुझे 3/2 निकालना है। अब जब 3/2 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं देखो तो y ऑफ 1.5 किसके बीच में आ रहा है, तो वो 1 से बड़ा आ रहा है। 1 से बड़ा मतलब इसी केस के लिए जा रहा है, 1 से बड़ा वाले केस में, तो 1 से बड़े वाले केस के लिए ये ट्रू होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो हमें निकालना है y 3/2 निकालना है, ठीक है। तो हम इस पर बात करते हैं कि y ऑफ 3/2 निकालना है इक्वल टू, उसके लिए कौन सा ये वाला केस मिलेगा, इसको अप्लाई कर लीजिए। 1/2 ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए की पावर -2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3/2, ये हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा ए की पावर ई स्क्वायर है -1 है, और यहाँ से आया ए की पावर -3 आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/2 e की पावर -2, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर +1 और माइनस e की पावर -1। हमने क्या किया, e की पावर, देखो इसी को हमने, देखो हम बताते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं e की पावर 2 इंटू e की पावर -1, e की पावर -2 को यहाँ लिख दिया, e की पावर -1 से मल्टीप्लाई करा दे, तो ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर -2, और ये /2 अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये /2 इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये बताओ एक्चुअली में किसका फॉर्मूला है, तो ये एक्चुअली में फॉर्मूला है साइन का। तो जाएगा साइन, प्लस होता तो कॉस बन जाता, ये माइनस है इसलिए साइन हो गया, तो साइन हाइपरबोलिक, और ये हो जाएगा हमारे पास ई, सॉरी ई नहीं 1, ऊपर 1 है ना, तो 1 आ गया। और ये अगर इसको सही ढंग से लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा साइन हाइपरबोलिक 1 अपान ई स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया y 3/2 की वैल्यू, ठीक है। सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो बताइए कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो समझते हैं। पहला काम क्वेश्चन में फिर देखते हैं क्या बोला क्या नहीं बोला, उसको देखते हैं, फिर समझते हैं कि क्या इन्होंने समझाया, हमसे क्या बोला। पहली चीज हमसे ये कह दिया कि हमारे पास कोई फंक्शन था, कोई वाई एक्स था जो कि सोल्यूशन है, किसका कंटिन्यूस सोल्यूशन है, ठीक है। कोई IVP दिया गया है, उसका एक कंटिन्यूस सोल्यूशन है। तो IVP क्या दिया गया, dy/dx प्लस 2y इक्वल टू f ऑफ x, एंड कंडीशन दिया गया कि y 0 इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। हमसे बोला है जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, f ऑफ x क्या है कि 1 इफ 0 और x, जो x हो 0 और 1 के बिटवीन में हो, और 0 दिया जा रहा है कि जब 1 से ग्रेटर देन हो, ठीक है। और देन मुझसे पूछ रहा है कि y 3/2 इक्वल टू, मतलब y 3/2 की वैल्यू क्या होगी, ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था सीसा नेट जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन सब पेपर दिए गए थे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 केस हो गए। पहला केस ये हो गया कि अगर मैं इसको अप्लाई कर लूँ तो क्या कहानी क्या बनेगी सोल्यूशन में, तो ये केस पे हमने काम किया, ठीक है। और दूसरा हो गया ये केस, तो दोनों केस पे हमने काम किया। इस केस के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो 1 हो गई, और इसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो दोनों पॉइंट पे हमने काम किया, इसलिए हमें दोनों पॉइंट ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे काम करना है। ओके डन। तो यहाँ पे 1, ये बात सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे मैंने ये केस अप्लाई किया, सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद सोल्यूशन तो इजी था, सोल्यूशन तो करना कोई टफ नहीं था। जैसे सोल्यूशन किया तो आपको यहाँ से मिल जाएगा y ऑफ एक्स, ठीक है। क्या मिल जाएगा मुझे, y ऑफ एक्स मिल जाएगा। अब ये जैसे y ऑफ एक्स मुझे मिल गया, अब ये मेरे पास ये y ऑफ एक्स एक यहाँ से मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरे कंडीशन में चले, दूसरा कंडीशन मेरे पास ये है। अब दूसरे कंडीशन पे चले तो दूसरे कंडीशन में भी वही काम करेंगे, हमने इसको फिर सॉल्व किया, ये हमारे पास दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। अब इसको फिर हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई, ओके। तो वैल्यू आ गई, वैल्यू आने के बाद फंक्शन में अब यहाँ पे हम चाहते तो वो बाउंड्री कंडीशन निकाल लगाकर अपनी सिंपली सी की वैल्यू निकालते, लेकिन कोई भरोसा नहीं था फिर यहाँ पे सी की वैल्यू अपने पास क्या आती है, जो आती है वो क्या फंक्शन कंटिन्यूस होता नहीं होता, तो उससे मुझे पता नहीं था, ठीक है, कि होता या नहीं होता। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि सी को मैंने होल्ड रखा ताकि हम कंटिन्यूस अप्लाई करके सी की वैल्यू निकालेंगे, ताकि ये फंक्शन भी कंटिन्यूस हमारा बना रहे। तो उसको कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए हमने ये काम किया, बात को समझ में आ गया। फिर हम फंक्शन की जैसे वैल्यू निकाल लिए, तो क्योंकि मुझे निकालना था क्या, तो मुझे निकालना था यहाँ से y ऑफ 3/2 की वैल्यू, तो y ऑफ 3/2 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे y ऑफ 3/2 की वैल्यू निकालने के लिए फिर हमने ये सारा काम किया, बात सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो y ऑफ 3/2 इसे फंक्शन में रख दिया। अच्छा यहाँ तक बना। अब हमने क्या किया था, क्योंकि e पावर -3 बन गया था, हम जानते हैं e पावर -2 इंटू e पावर -1 बना, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। e पावर -2 को बाहर कर लेंगे, क्योंकि मुझे साइन या कॉस में कुछ फॉर्मूला बनाना था, तो मैंने अप्लाई किया अंदर, तो ये क्योंकि साइन का फॉर्मूला इसलिए साइन हाइपरबोलिक को लगा देंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
बोलो समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या लिखी, लेट वाई बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन, ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स गिवन है। मॉड ऑफ एक्स का मतलब जानते हैं, सिंस वी नो दैट कि मॉड ऑफ एक्स जो इज इक्वल टू होता है वो होता है अपने पास एक्स। ठीक है, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स। ठीक है, एंड प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मुझे प्लस वन पे काम करना है, इसलिए पहले हम लगा देंगे ये, ताकि अपनी सारी कंडीशन अप्लाई हो सके। ठीक है, तो यहाँ से केस फर्स्ट क्या मिल गया आपको, केस फर्स्ट आपको मिला, क्या मिला कि x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, देन dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस एक्स हो गई। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई होगी आपको, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसमें अप्लाई कर लेता हूँ सोल्यूशन, तो सिंपली मैं सोल्यूशन बता देता हूँ, सीधे मैं जानता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर x आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्या होगा कि माइनस एक्स ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स और प्लस हो जाएगा पर सी। अच्छा ठीक है, यहाँ से मैं इसको सोल्यूशन क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ई की पावर एक्स को उधर भेज देंगे। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन आएगा, तो माइनस एक्स माइनस वन, ई की पावर एक्स को इधर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा और प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, इजीली तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो ईजी है। ठीक है, अब मेरे पास ये कंडीशन बना और केस क्या है मेरे पास कि y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है। तो y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होने मतलब क्या हुआ, यहाँ पे माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका, तो जहाँ माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन यानी माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू हो जाएगा, तो प्लस का टू प्लस सी ई की पावर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा इज इक्वल टू अपने पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन ई, तो यहाँ से वैल्यू आ गई सी की। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई किसकी, सी की, सी की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम लेकर चलते हैं आपको आगे। मुझे क्या करना है, मुझे अगले काम में का केस में मतलब पहले सोल्यूशन की बात तो कर लें। देयर फोर सोल्यूशन यहाँ से y ऑफ x क्या मिल जाएगा, y ऑफ x यहाँ से मिल गया क्या कि माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी की वैल्यू क्या है माइनस टू अपॉन ई और क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स। ये मेरा इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया सोल्यूशन। तो ओके डन, एक सोल्यूशन आपका क्लियर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक सोल्यूशन, ये हो गया एक सोल्यूशन। अब मैं केस टू की बात करूंगा। केस सेकेंड, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस केस की बात करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देन हम जानते हैं dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, और प्लस y इज इक्वल टू प्लस एक्स मिल जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू नहीं प्लस सी उधर माने तो इसको d मान लो, क्या दिक्कत है, d इंटू ई की पावर माइनस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब अच्छा क्योंकि ये जीरो पे डिफाइन है तो इधर बताओ y जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि जीरो पे भी डिफाइन कर रहा हूँ मैं, तो y जीरो पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y जीरो रखोगे आप तो माइनस वन प्लस वन हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, टू अपॉन ई, तो y जीरो पे वैल्यू इसमें डिफाइन कर लो, तो y जीरो पे वैल्यू ये दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ x वहाँ जीरो रखेंगे तो y जीरो इज इक्वल टू मुझे यहाँ से वैल्यू दिया गया वन माइनस टू अपॉन ई दिया गया। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन बन जाएगी इसकी है, तो बाउंड्री कंडीशन बनेगी तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सो इम्प्लाइज दैट y जीरो रखो इसमें जरा, तो जीरो रखेंगे तो माइनस वन, ठीक है, और प्लस d बनेगा इज इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, टू माइनस टू अपॉन ई हो जाएगा।
डी की वैल्यू आ गया तो डी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, 2 ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 1 माइनस 1/e बन जाएगा। ठीक है, अब डी की वैल्यू उठा के अपने सोल्यूशन में रख दीजिए। सोल्यूशन मेरा ये है, सोल्यूशन मेरा ये है, और इस सोल्यूशन में हम डी की वैल्यू उठा के रख रहे हैं। जब हम इस सोल्यूशन में डी की वैल्यू उठा के रखेंगे तो देयरफॉर वी गेट y ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x माइनस 1, ठीक है, और प्लस डी की वैल्यू क्या मिल जाएगा 2, 1 माइनस 1/e, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस x। मुझे वैल्यू निकालनी थी 1 की, 1 पे तो ग्रेटर देन 1 है, तो जाहिर बात 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी। तो y ऑफ 1 देयरफॉर y ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहाँ x को हम 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, काम खत्म, तो ये हो जाएगा, ठीक है 1 रख रहा हूँ, ठीक है मैं, तो हो जाएगा 2 माइनस 2/e, ठीक है, और इंटू 1 रख रहा हूँ तो e की पावर माइनस 1 हो जाएगा। इसको अप्लाई कर लूँगा तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2/e माइनस 2/e स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2/e माइनस 2/e स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन देखिए करेक्ट है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलो समझ में आ रहा है, ये गेट 2015 में क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत इजी था। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे मॉड ऑफ एक्स दिया गया है तो मॉड ऑफ एक्स को हम लिखेंगे माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं मॉड एक्स ऐसे ब्रेक होता है। अब हम क्या करेंगे, पहला केस उठाएंगे क्योंकि हमें 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो पहला केस उठाएंगे हम लेस देन आर इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो लेस देन आर इक्वल टू 0 पे हमने देखा फंक्शन की वैल्यू क्या दे देगा, तो y ऑफ x हमारा मिलके आया माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस सी इंटू ए पावर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन देंगे जो इसमें दी गई है उसको अप्लाई करेंगे, एक ही बाउंड्री कंडीशन एक ही बार अप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरे में फिर उससे बाउंड्री कंडीशन बना लेंगे हम। ठीक ना, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू मिल जाएगी -2/e, इसमें उठा के रख देंगे। अच्छा, ये क्योंकि हम दोनों को 0 पे डिफाइन कर दिए, क्योंकि दोनों पे भाई कंटिन्यूस फंक्शन मॉड एक्स रहता है, तो देखो 0 पे डिफाइन कर दूंगा तो भी ये कंटिन्यूस ही रहेगा, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो 0 पे अगर मैं इसको वैल्यू लिखूंगा तो आएगा 1 माइनस 2/e, और क्योंकि 0 पे ये भी डिफाइन है इसलिए ये बाउंड्री कंडीशन के तौर पे यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो मैंने चेकआउट किया। ठीक, अच्छा वो पहले वाला क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले वाला जो बाउंड्री कंडीशन था, अगर हम पहले वाले बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो -1 पे अप्लाई हो रहा था, और ये जो बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में -1 तो रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो गड़बड़ कर देगा। इसलिए मैं पहले उसको नहीं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो गड़बड़ करेगा, तो यहाँ पे वो बाउंड्री कंडीशन नहीं अप्लाई हो सकती, 0 अप्लाई हो सकती है, क्योंकि 0 पे मैंने इसमें डिफाइन कर रखा है। अगर 0 भी हम डिफाइन ना करते फिर हमें दिक्कत थी इसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने में। ठीक है, इसलिए मैं 0 पे डिफाइन मैंने दोनों फंक्शन को कर दिया था, इसलिए मेरे यहाँ आसान हो गया डिफाइन करना बाउंड्री कंडीशन। नहीं तो क्या मैं y माइनस 1 इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं इसमें जितना भी x है अपने वो क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं इसमें जितना भी x है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम केवल पॉजिटिव के लिए ही काम कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो वाली बाउंड्री कंडीशन इस केस के लिए, यानी जो बाउंड्री कंडीशन y माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया गया था, इस केस के लिए क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इस केस में हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस केस में नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो देन हमारे पास ये फंक्शन के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन ये दे देगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट हमने कॉमन ले लिया क्या, 0, तो 0 पे डिफाइन है, तो इसका मतलब 0 पे डिफाइन है, तो इसमें 0 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये एज अ बाउंड्री कंडीशन सेकंड केस के लिए वर्क करेगा। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि y ऑफ x निकाला, और y ऑफ x निकालने के बाद सिंपली ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दिया, बाउंड्री कंडीशन निकालने के बाद फंक्शन निकाल लिया। अब क्योंकि मुझे y ऑफ 1 निकालना था, तो 1 तो पॉजिटिव है, तो सेकंड केस पे इसके केस वाला सॉल्यूशन इस वर्क करेगा। तो जहां x है मैंने वहां 1 रख दिया और अप्लाई करके आंसर निकाल लिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आपको पता चला ना कि पहले हमने वो पहला केस क्यों निकाला। अगर हम ये मान लो पॉजिटिव वाला पहले निकाल लेते तो इसमें हम कांस्टेंट निकाल ही ना पाते, तो फिर मुझे पहले सेकंड वाला केस बना के उसको सॉल्व करते, फिर वहां से केस उठा के फिर पहले केस में जाके फिर सॉल्व करते, वो टफ हो जाता, मतलब कि वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता। इसलिए मैंने पहले जिसमें हमारा इजीली सॉल्व हो सकता है बाउंड्री कंडीशन, उसको पहले हमने अप्लाई किया, उसके बाद फिर मैंने इसको सॉल्व किया। देन आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ठीक है, तो लॉजिकली है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अगर हम सेकंड केस में अगर हम वही बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं ना, y माइनस 1 इक्वल टू 0 वाला, तो विश्वास मानिए आपका आंसर मैच नहीं होता और आप परेशान होते कि इसका क्या हुआ। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, आप पकड़ ना पाते। इसलिए इसमें बाउंड्री कंडीशन क्योंकि पॉजिटिव है तो -1 है यार, वो अप्लाई हो ही नहीं सकता, ऐसे ही कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए था आपको, है ना। तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इनिशियल वैल्यू problem and boundary value problem, boundary
वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको मुझे बताना है। तो ये मेरे पास पॉइंट है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो पॉइंट हमारा होगा, पहला जो पॉइंट हमारा है वो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो क्या कह रहा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि आईवीपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एन आईवीपी, चलो इसको समझाते भी चलता हूं मैं आपको। ठीक है, बोल रहा है एन आईवीपी कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करेगा? कंसिस्ट ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट करेगा, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक है, आईवीपी कंसिस्ट ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक है, टुगेदर विद अ कलेक्शन ऑफ इनिशियल कंडीशंस। क्या करेगा? ध्यान से देखना, क्या क्या करेगा? कलेक्शन ऑफ इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, दैट द मस्ट बी satisfied by solution of differential equation and the derivatives at the initial point। ये इतना है, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि आईवीपी कंसिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आईवीपी कंसिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर मैंने सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो बाउंड्री कंडीशन दी जाती हैं, मतलब एक हमारे पास क्या दिया जाएगा कि एक कंडीशन दी जाएंगी। कंडीशन जो होंगी वो एक्चुअली में आईवीपी मतलब इनिशियल कंडीशन जो होती हैं वो कैसे होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको मान लो दिया गया कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि x1 इक्वल टू 0 दिया गया एंड x डेरिवेटिव ऑफ 1 इक्वल टू 0 1 या कुछ भी दे दिया गया। तो हमने क्या कहा कि ये जो पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट हमने इस पॉइंट पे डिफाइन किया कि x ऑफ 1 इक्वल टू 2, तो ये जो है हुआ इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। एंड दिस इज 1 जिस पे हमारा 2 मिल रहा है, दिस इज जो हमने 1 बोला, तो ये जो 1 हमारे पास वैल्यू है ये कहलाएगी क्या? ये कहलाएगी इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये इस बाउंड्री कंडीशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड करना चाहिए। इस बाउंड्री कंडीशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड। और उसका जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो उसको भी क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि वो किसी भी ऑर्डर का, अगर हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन उठाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो इनिशियल कंडीशन दी गई है उसकी इनिशियल कंडीशन को, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो सेटिस्फाइड करना चाहिए और उसके डेरिवेटिव को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। किस पॉइंट पे? एट दिस इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं, ठीक है, आपको बेहतरीन समझ में आने वाला है, बस आपको फोकस करना है। जैसे मैंने आपसे बोला कि डिवाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डिवाई अपॉन डी एक्स और प्लस इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये एक हमारे पास मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसमें मैंने इनिशियल कंडीशन दिया y0 इक्वल टू 0 दे दिया, y0 इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास इतना ही मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो 0 बोला, ये जो x इक्वल टू 0 लिया मैंने, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। और जो इसका सोल्यूशन आएगा वो इसको मस्ट बी सेटिस्फाइड, मतलब ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, यही कहलाता है क्या? यही आईवीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? आईवीपी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल उठाऊं, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ, अगर मैं दूसरा एग्जांपल उठाऊं तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये है कि d2 x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 dx अपॉन dt, ठीक है, और प्लस 6x इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू यहाँ पे हमारा दिया गया 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ x1 इक्वल टू हमारा दिया गया 2। अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इज अ सेकेंड ऑर्डर आईवीपी कहलाएगा। और यहाँ पे जो 1 है, जो t इक्वल टू 1 है, वो क्या कहलाएगा? इज इनिशियल पॉइंट, ये कहलाएगा इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा ना, इसका सोल्यूशन मस्ट बी सेटिस्फाइड सोल्यूशन, ये इसको क्या करेगा? पक्का सेटिस्फाइड करेगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? तो यही काम आपको करना है।
और यही इसी वे में मैंने आपको बताया कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये सभी प्रॉब्लम क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपको देखो डेरिवेटिव्स भी इसको उसी पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में ये निकल के आया था। अब मैं चलता हूँ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। आप समझिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन अब देखिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या कहता है। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देखो दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, उस बेसिक डिफरेंस को समझना है और कुछ खास नहीं करना है। यह क्या कह रहा है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर। देखो सेम बात वो भी बोल रहा था, ये भी बात वो भी कह रहा था कि कोई भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, उसका बाउंड्री वैल्यू कंसिस्ट कैसे करेगा। एंड द कलेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ मस्ट बी सेटिस्फाइड। वहां पे क्या था, एंड द कलेक्शन ऑफ द इनिशियल कंडीशन of the differential equation must be satisfied the differential solution of the differential equation। वो बोल रहा था, और ये क्या कर रहा है कि must be satisfied by the solution of the differential equation, या फिर derivatives at no favor than two different points। उसमें क्या था, वो जो डेरिवेटिव सेटिस्फाइड हो रहा था वो उसी इनिशियल पॉइंट पे सेटिस्फाइड हो रहा था जिसपे वो इनिशियल कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, जिसपे वो इनिशियल कंडीशन बनी हुई है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ फेवर नहीं है, ऐसा कोई फेवर नहीं है। आप उससे डिफरेंट, दो डिफरेंट अलग भी वैल्यू पर आप उनके डेरिवेटिव्स को डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट वैल्यू पे बात कर रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, तो उसी इनिशियल पॉइंट पे डिफाइन कर रहा था जिसपे वो इनिशियल कंडीशन डिफाइन थी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मेन है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट आपका क्या है, मेन है। ये पॉइंट मेन हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट मेन हो गया। अगर मैं ऊपर वाले बात करूं तो उसमें ध्यान से देखो, तो इसमें क्या कह रहा था कि सेटिस्फाई द सॉल्यूशन ऑफ, इसमें ये पॉइंट कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द डेरिवेटिव्स एट द इनिशियल। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट द इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे जिस इनिशियल कंडीशन, ये जो इनिशियल कंडीशन है जिस पॉइंट पे डिफाइन है, उसी पॉइंट पे जाके इनिशियल पॉइंट पे डिफाइन हो रहे हैं। आप देखो जैसे 0 पे, ये तो चलो ठीक छोड़ो, जैसे यहाँ पे देखो ये 1 पे डिफाइन है तो इसका डेरिवेटिव भी 1 पे डिफाइन हुआ। ठीक है, ये था इनिशियल कंडीशन का एग्जांपल, है ना। अगर मैं अब इसका एग्जांपल दूं आपको, तो देखो इसका एग्जांपल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बड़ा सिंपल है कि अगर मैंने आपसे कहा कि dy अपॉन dx, अगर फर्स्ट ऑर्डर दिया, ठीक है, कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, चलो सेकेंड ऑर्डर का ले लो ताकि समझ में ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में तो आपको समझ में डिफरेंस नहीं बता पाओगे क्योंकि डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा, तो दोनों समझ में नहीं आएगा। फिर सेकेंड ऑर्डर लेंगे तो डिफरेंस आप समझ पाओगे ज़्यादा। तो d2y अपॉन dx2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो सेम ही कंडीशन रहेगी ना, तो फर्स्ट ऑर्डर में आप डिफरेंस नहीं समझ पाओगे। प्लस 4y इज इक्वल टू, मान लो cos x लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि y 0 पे वैल्यू हमें मिल गई 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ y 1 पे हमें मिल गई 2। देखो इनिशियल, अगर इनिशियल होता तो 0 पे ये भी डिफाइन था, 0 पे भी डिफाइन होता, लेकिन ये 0 पे डिफाइन है, ये 1 पे डिफाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, तो और ये इसका जो सोल्यूशन होगा ये इस कंडीशन को क्या करेगा, मस्ट बी सेटिस्फाइड करेगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। तो इनके बाउंड्री पॉइंट क्या हो गए, तो इनके जो बाउंड्री पॉइंट होंगे, दो डिफरेंट पॉइंट हो गए। ठीक है, तो x की दो डिफरेंट वैल्यू हो गई, कौन कौन सी, एक तो x की वैल्यू रख लेगा 0 और एक x की वैल्यू रख लेगा 1। दो डिफरेंट पॉइंट हो गया। समझ में आया नहीं आया, आ गया। अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं, आप इससे भी समझ सकते हो, इससे और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका, कि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, प्लस dy अपॉन dt, ठीक है, और प्लस y इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे कंडीशन क्या है, y 0 पे 0 दिया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया जा रहा है कि y डैश 1 पे जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 1 एंड y डबल डैश 2 पे जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 0। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए, यहाँ पे आपके 0 1 2 3 डिफरेंट पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे देखो एक डिफरेंट वर्ड भी जुड़ा हुआ है, डिफरेंट पॉइंट। ये देखो डिफरेंट पॉइंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 डिफरेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखो 0 1 और 2, यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होगे
कि एक एग्जांपल बेस पे आप समझ पा रहे होगे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आईवीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई होगा। और आपको पता ही इनिशियल कंडीशन क्या होगा तो इसका कि वाई ऑफ एक्स नॉट पे वाई नॉट, ये इसका इनिशियल कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अब बताओ इसके कितने सिचुएशन बनेंगे, तो इसके 3 सिचुएशन बनेंगे। हो सकता है नो सोल्यूशन हो सकता है यूनिक सोल्यूशन हो सकता है इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। तो देयर आर 3 केसेस अराइज। कितने केसेस अराइज होंगे? 3 केसेस अराइज होंगे। तो केस फर्स्ट जब हम बात करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होगा, हैविंग नो सोल्यूशन, हैविंग नो सोल्यूशन। तो देखते हैं कि क्या कहानी हमारे पास बनती है, क्या कहानी निकल के आती है। एग्जाम्पल लेते हैं, सीधे एग्जाम्पल से ही समझेंगे अपन कि नो सोल्यूशन केस का क्या बनता है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम सीधे कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड वाई 0 पर 1 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कहानी हो गई। अगर ये हमारे पास कहानी हो रही है तो अब इसमें क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या सिचुएशन निकल के आएगी, चलो वो समझते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आई है और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ओके डन। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये पॉजिटिव होना चाहिए हमारे पास। देखो ध्यान से कैसे देखा जाए, तो अगर ये इधर पॉजिटिव, इसका होल स्क्वायर कर दिया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इधर बीच में नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे नेगेटिव आने की वजह से हम क्या बोल देंगे, देयर आर नो सोल्यूशन, देयर नो सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका ये हो गया, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो उसकी बात कर लेते हैं, वो क्या होगा। ठीक है, हमारे पास दिया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस प्लस छोड़ो इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और इनिशियल कंडीशन दिया गया वाई 0 पे 0 मिल जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो लिखा हुआ है डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, वाई 0 पे 0 आ जाना। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स और प्लस लॉग ऑफ सी मान लेते हैं। ठीक है, जब प्लस सी मान ले तो कोई दिक्कत नहीं, लॉग ऑफ एक्स हो गया, इधर सी मान लो। अब 0 पे 0 दे रहा है, अगर आप 0 पे 0 रख देते हैं तो लॉग 0 बन जाता है। लॉग 0 और प्लस ये लॉग 0 पे वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। इसका मतलब देयर आर नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये नो सोल्यूशन रहेगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक ये कहानी क्लियर हो गई कि आपको आईवीपी भी ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें आपको कोई सोल्यूशन ना मिले। ठीक है, चलिए हम आगे लेके चलते हैं आप लोग को। अब सेकंड केस की बात करते हैं।
IVP having unique solution, IUP हैविंग यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है भाई, क्या आपको दिया जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई एट वाई वन इज इक्वल टू 2 एंड देन वाई ऑफ 2 इज इक्वल टू what? इक्वल टू वाट। तो ये जो सोल्यूशन है, तो ये एक्चुअली में पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, गेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये गेट क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2015 में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, चलो मैं उसको बता देता हूँ। सोल्यूशन क्या कह रहा है कि इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा डिवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये एक्स मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा और प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस का वाई अपॉन एक्स इधर भेज देंगे माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास डिवाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सीधे सोल्यूशन की बात करूँ तो वाई ऑफ एक्स इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, लॉग एक्स इन 1 अपॉन एक्स, इन 1 अपॉन एक्स बन जाएगा इधर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये बनेगा, तो वाई ऑफ एक्स यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स। हमारे पास कंडीशन क्या है, वाई 1 पे 2 दे रहा है, ठीक है, तो 1 पे 2 दे रहा है तो रख लेते हैं, 1 पे 2 दे रहा है, तो इम्प्लाइज दैट क्या करेगा, नाउ 1 पे 2 दे रहा है, इसको इम्प्लाई कर लो, तो 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस सी इज इक्वल टू 2, इसका मतलब यहाँ से सी इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब सी की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये हो गया यूनिक सोल्यूशन। क्या हो गया, ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। तो फंक्शन कैसा सोल्यूशन रखेगा, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन रखेगा, ठीक है। तो ये भी आपको केस क्लियर हो गया होगा, यूनिक सोल्यूशन पूछा, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये केस 2 में कि यूनिक सोल्यूशन भी रखेगा आपका। अब हमने दो केस डिस्कस कर लिया, एक तो नो सोल्यूशन वाला केस डिस्कस कर लिया, एक तो यूनिक सोल्यूशन वाला केस डिस्कस कर लिया है। अब अपने पास एक क्वेश्चन बचा है इनफिनाइट सोल्यूशन, जिसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी रहेगी कि जो वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी पूरी तरीके से, जिसमें हम सी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, वही इनफिनाइट होगा, जाहिर सी बात है, सी पे डिपेंड करेगा सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन सी पे डिपेंड कर जाता है ना, तो वो इनफिनाइट हो जाता है, ठीक है। जिसमें सी एग्जैक्टली निकाल पा रहे हो या डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन कर पा रहे हो अच्छे से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो वो हो जाता है हमारे पास यूनिक, और जिसमें आप कुछ ऐसा नहीं कर पाते वो हो जाता है नो सोल्यूशन। तो कुछ ऐसे कैटेगराइज किया गया है इसमें कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ आईवीपी। फर्स्ट यूनिक हो गया, दूसरा नो सोल्यूशन हो गया, और तीसरा इनफिनाइट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स, सॉरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट y एंड y0 इज इक्वल टू a हैज़ फर्स्ट इसमें दिया गया है, फर्स्ट है नो सोल्यूशन, सेकेंड इसमें दिया गया है यूनिक सोल्यूशन एंड थर्ड पॉइंट इसमें रहेगा आपका मोर देन वन सोल्यूशन। इन सभी पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है।
केस फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये जो y0 हमारे पास है वो a है, तो इफ a इज लेस देन 0, तीन केस बनेंगे, एक तो a लेस देन 0 बनेगा, ये तो a लेस देन 0 होगा, ये तो a ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो a इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं a लेस देन 0, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमने क्या उठाया, a लेस देन 0। अच्छा, a लेस देन 0 पे जब काम करेंगे तो अपने पास क्या मिल गया, तो अपने पास मिल गया dy अपॉन देन, अपने पास मिल गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू रूट y, ठीक है, एंड y0 पे हमें कितना मिल गया, यहाँ पे पॉजिटिव, सो लेस देन 0 ए है और वो क्या है, लेस देन 0 है। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये सोल्यूशन करेंगे हम यहाँ से, तो dy अपॉन dx, एक बार इसका सोल्यूशन करके रख लीजिए, तो बार बार सोल्यूशन करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो सोल्यूशन करके मैं इधर साइड में रख देता हूँ। इधर मेरे पास आएगा कि dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास क्या है, टू रूट y है, ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट dy अपॉन रूट y इज इक्वल टू dx हो गया। अच्छा, 2 को भी भेज दो यार, इधर 2 भी भेज दो, तो dx हो गया सिंपली, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रूट y हो जाएगा, रूट y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये मेरा y बन गया। तो ये जो सोल्यूशन है यही मेन सोल्यूशन अपना है। तो कुछ क्षण के लिए हम इसको बॉक्स को बंद कर देते हैं, यही मेन सोल्यूशन है, ठीक है, इतना ध्यान देना। अगर अब हम पॉइंट की बात करें, केस फर्स्ट हमारा, आप केस की बात कर लेते हैं। तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी लेस देन वैल्यू दिया गया है, a लेस देन 0 दिया गया है। अब बात को समझना, सो इम्प्लाइज दैट, अब अगर यहाँ पे हम रख देते हैं 0, तो 0 रखते हैं तो बन गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a क्या है, लेस देन 0 है, a हमारा लेस देन 0 है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर a। अब क्योंकि a मेरा लेस देन 0 है, तो जाहिर बात है ये कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करेगा, तो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये रियल नंबर बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। तो फॉर ए लेस देन 0 के लिए क्या निकल के आया, नो सोल्यूशन निकल के आया, ठीक है। तो पहला केस हमने डिस्कस कर लिया, नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा, ए लेस देन 0 होगा। केस 2 की बात कर लेते हैं इसी वक्त हम, ए ग्रेटर देन 0। जब ए ग्रेटर देन 0 रख दूंगा मैं, ठीक है, जब ए ग्रेटर देन 0 रखूंगा तो देखो तब क्या निकल के आता है हमारे पास, तो यहाँ से क्या अपने पास आ जाएगा, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब y इज 0 इज इक्वल टू क्या है, ए ओ ग्रेटर देन 0 हो गया, इफ देन, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ 0 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ से मिल गया सी इज इक्वल टू अंडर रूड प्लस माइनस अंडर रूड कुछ भी लिख सकते हो, ये अंडर रूड लिख सकते हो सिंपली, अंडर रूड ए। तो ये हो गया डन। तो इसका मतलब यहाँ से दैट इज, ये हमारा फिक्स्ड वैल्यू है कोई, तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अरे यार, सो इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्या मिलेगा, सी इक्वल टू रूट ए मिल जाएगा, रूट ए। तो क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट आराम से इजीली हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से अपने पास क्या आ गया, यहाँ से अपने पास यूनिक सोल्यूशन आ गया। तो y यहाँ से क्या मिल जाएगा, सो देयरफॉर, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू, यहाँ से x प्लस सी की वैल्यू है रूट ए का होल स्क्वायर मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया, तो यूनिक सोल्यूशन हो गया। तो इस वाले वैल्यू के लिए क्या मिल गया, ए इज ग्रेटर देन के लिए यूनिक सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, अब चलो थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। केस थर्ड, एक केस सेकेंड था, एक केस आपका फर्स्ट था।
अब चलिए इस केस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी कहानी आपको समझ में आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास अगर a इक्वल टू 0 हो जाए, तो इफ़ a इक्वल टू 0, देन अब देन यहाँ से क्या बनेगा, देन y 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 पे 0 रख देंगे, तो जैसे 0 रख देंगे इक्वल टू अपने पास है c स्क्वायर, तो c इक्वल टू क्या मिल गया, 0 पॉसिबल हो गया। तो ये वाला पोर्शन मिल गया। दैट इज अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मेरे पास सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अच्छा ये सोल्यूशन मिल गया, तो इसका मतलब एक सोल्यूशन तो हमारे पास ये भी तो हो जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू 0 भी एक सोल्यूशन हो जाएगा। अब y ऑफ x इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये सोल्यूशन क्या कर रहा है, ये सोल्यूशन हमने इसी वाले इक्वेशन से तो निकाला नहीं है, किसी भी सी के लिए ये सोल्यूशन तो ऐसे आ नहीं रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये जो सोल्यूशन होगा इज अ सिंगुलर सोल्यूशन, इज अ सिंगुलर सोल्यूशन। ये क्या होगा, इसका सिंगुलर सोल्यूशन है। ठीक है, और ये इस कंडीशन को पक्का है कि इजीली आराम से ये होल्ड करेगा। ठीक है, इसका मतलब एक ऐसा सोल्यूशन है, ये सिंगुलर सोल्यूशन है। तो ये वाला जो केस हो गया वन मोर देन वाला केस हो गया। तो a इक्वल टू 0 वाला जो केस है वो कैसा है, वो वन मोर देन वाला केस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या केस बन गया, तो यहाँ से केस बन गया कि y ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे केस क्या बना, 0 वैल्यू दे सकता है इफ a इज लेस देन आर इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे केस बात करते हैं। ठीक है, y ऑफ x क्या मिलेगा, जब x लेस देन आर इक्वल टू c होगा तो ये वैल्यू 0 मिल जाएगा। ठीक है, इफ और x इज ग्रेटर देन c होगा। अच्छा जैसे मैं मान लीजिए कुछ क्षण के लिए अगर मैं यहाँ पे माइनस c ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको डिफाइन करने में इजी हो जाएगा मेरे लिए ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा डिफाइन करना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे माइनस सी ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये आसान हो जाएगा डिफाइन करना। तो यहाँ पे हमने देखा कि x लेस देन आर इक्वल टू सी के लिए हमारे पास क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, और इफ x इज ग्रेटर देन सी के लिए हमारे पास क्या होगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब इस केस के लिए जब वैन ए इक्वल टू 0 रहता है तो सोल्यूशन वाई एक्स कितने तक सोल्यूशन रखता है, वाई एक्स हैज़ इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन रखता है। ये पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन। चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या मैंने डिस्कस किया। हमने कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, कोई आईवीपी गिवन है। ठीक है, ये कोई आईपी गिवन हो गया 2 रूट वाई, और इसमें एक इनिशियल कंडीशन दिया गया था वाई 0 पे ए दिया गया था। हैज़ 3 केस डिस्कस करने थे, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, मोर देन सोल्यूशन। ठीक है, लेस देन 0 पे हमने देखा, लेस देन 0 पे देखा कि ये सी की वैल्यू जो हो रही कॉम्प्लेक्स मिल रही है, जो कि रियल में बिलोंग नहीं कर रही है। इसका मतलब इसके लिए क्या मिल गया था, नो सोल्यूशन मिल गया था। ग्रेटर देन पे देखा हमने, इसमें सोल्यूशन कैसा मिल गया था, यूनिक सोल्यूशन मिल गया था। लेस देन पे देखा कि एक सोल्यूशन तो ये तो पॉसिबल था ही, एक सोल्यूशन ये भी पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो ये सिंगुलर सोल्यूशन है तो ये भी तो एक टाइप का सोल्यूशन ही हुआ। इसका मतलब ये वन मोर देन सोल्यूशन रख रहा है, तो इसको मैंने जनरली फॉर्म बना लिया। तो जनरल फॉर्म बनाया तो ये हमारे पास क्या निकला कि एक्स लेस आर इक्वल टू सी रखेंगे, मतलब जो एक्स की वैल्यू है अगर उस सी के इक्वल या सी से छोटा आता है तो हम इसको क्या मान लेंगे कि 0 रख देंगे वैल्यू की, फंक्शन की वैल्यू। और इफ अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आती है तो हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले केस में हमने देखा कि यहाँ पे कितने सोल्यूशन रखेगा, ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन रख लेगा। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, गेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी बेस पर। चलो मैं आपको वो क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कहानी पूरी है, समझ में आनी चाहिए ना आपको कि कैसे क्वेश्चन इसमें टैकल करेंगे हम लोग जब एग्जाम में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूँ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था CSR नेट, CSIR नेट, गेट में नेट में पूछा गया था ना, CSR नेट जून 2015 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं ऑप्शन, क्योंकि मैंने समझा तो दिया ही है। तो अब इसको यहाँ पे ए है, y0 पे 0, सॉरी y0 पे 0 एंड y0 पे ए, ये नहीं होगा,
ठीक है, y0/0। तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने समझा दिया ये। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं बचा। अब मैं सीधे ऑप्शन डिस्कस करता हूँ। ए यूनिक सोल्यूशन इफ यूनिक सोल्यूशन लेस देन 0 पे तो हमने देखा था कि नो सोल्यूशन आया था, मतलब गलत हो गया। पॉजिटिव पे देखा था यूनिक सोल्यूशन आया था, मतलब ये भी गलत हो गया। इक्वल टू पे 0 पे देखा था ये इनफाइनाइट सोल्यूशन आया था, बिल्कुल सही है। यूनिक सोल्यूशन आया था, पॉजिटिव पे आया था, ये 0 मतलब के लिए सारे इक्वल टू पे दे रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका कौन ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। तो इजीली ये क्वेश्चन को डिस्कस कर पाए हम लोग उसी के हेल्प से, अदरवाइज ये हमारे लिए टफ था। ठीक है, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो गया था। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम फॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे। ठीक है, पहले इसके स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। और अच्छा, हमें ये नीड क्यों पड़ी? देखो, अभी हम तक हमने क्या देखा, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या फिर नो सोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए यूनिकनेस का मतलब क्या हुई, उसका यूनिकनेस इसके पर हम बात कर सकते हैं। वो फंक्शन यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन देगा या नहीं देगा। ठीक है, 2 पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहला बात आता है कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस कैसे पता करेंगे विद हेल्प ऑफ दिस थ्योरम विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी, और जिसमें एक स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट आर बी द रेक्टेंगुलर रीजन ए बी सी डी। हमारे पास आर क्या है? आर है विद द रेक्टेंगुलर रीजन ए बी सी डी। ठीक है, और ये जो है ये डिफाइन होगा, तो ए बिटवीन इन ए क्लोज इंटरवल ए कमा बी एंड वाई इन बिटवीन क्लोज इंटरवल सी कमा डी दैट कंटेन्स द पॉइंट एक्स नॉट कमा वाई नॉट। ये इनिशियल पॉइंट होता है जिसपे हम लोग यूनिकनेस चेक करते हैं, एंड टू इट्स इंटीरियर, और ये इसी रेक्टेंगल के इंटीरियर होगा। ठीक है, इफ एफ वाई एफ एक्स एंड वाई यानी कि जो फंक्शन एक्स वाई का है, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू वाई आर कंटिन्यूअस ऑन आर। ध्यान देना है, क्या ये जो फंक्शन है वो, और ये हमारे पास ये डेरिवेटिव इसका, इस डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए आर पर, आर के अंदर। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, तब हम बात करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट सम इंटरवल आई नॉट जो कि एक्स नॉट ये हमारे पास रहेगा, जिसमें एच हमारा पॉजिटिव रहेगा, कंटेंड इन क्लोज इंटरवल ए कमा बी एंड ए यूनिक सोल्यूशन डिफाइन ऑन आई नॉट ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस। हमारे पास क्या है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप से गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, और ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया जाएगा, इनिशियल पॉइंट है, इसके इनिशियल पॉइंट बन जाएंगे एक्स नॉट कामा वाई नॉट बन जाएगा। ठीक है, हम इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ए कामा ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस की लाइन हो गई। ठीक है, 2 लाइन क्लियर हो गई आपको, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की लाइन क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें ये हमारे पास ये एक्स इक्वल टू ए, हमने पहले एक्सिस को डिफाइन किया कि हमारा जो एक्स डिफाइन हो रहा है वो क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये डोमेन की बात है, डोमेन इसका है क्लोज इंटरवल ए कामा बी, ये डिफाइन हो गया, सॉरी बी वाली लाइन ये यहाँ, ये डिफाइन हो गया। ठीक है, और ये है रेंज की लाइन यानी कि सी कामा डी, तो ये सी मान लिए ये हो गया पॉइंट, और डी मान लिया हमारे पास ये पॉइंट हो गया। तो इससे एक हमारे पास क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। तो ये जो पोर्शन होगा ये एक रेक्टेंगल का हिस्सा होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा वो इस रेक्टेंगल क्या होगा? हिस्सा होगा, ये पूरा पोर्शन। समझ में आ गया? ये पूरा पोर्शन रेक्टेंगल का हिस्सा हो गया। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एक पॉइंट होगा एक्स नॉट वाई नॉट। तो हमने ये पॉइंट लिया, जो इसको ये नाम दे दिया हमने एक्स नॉट और वाई नॉट। तो ये जो पॉइंट हमारा है ये एक्स नॉट और वाई नॉट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया एक्स नॉट और वाई नॉट, ये एक्स नॉट और वाई नॉट बन गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये इसके इंटीरियर पॉइंट। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स वाई वो और डेरिवेटिव ये दोनों कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो पहला केस क्या है? पहला केस आपको जो चेक करना है वो चेक करना है कि जो एफ एक्स कम वाई मिल रहा है यानी ये वाला, ठीक है, एंड और ये आपको देखना है कि डेल एफ अपॉन डेल वाई दोनों कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। आर कंटिन्यूअस
ठीक है, ऑन रेक्टेंगुलर, यानी इस पूरे रेक्टेंगल में ये हमारा जो फंक्शन है, यानी ये जो कर्व हमारा है, ये जो कर्व है ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ये चेक करना है इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट जो होता है, देन देयर एग्जिस्ट सम इंटरवल, फिर हमारे पास इसका मतलब हुआ कि अगर ये ऐसे कंटिन्यूअस होगा तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट होगा, ठीक है, आई नॉट एक ऐसा एग्जिस्ट हो जाएगा जो कि होगा एक्स नॉट माइनस एच कामा वाई नॉट प्लस, सॉरी एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस एच, यानी कि इसका नंबरहुड बोल सकते हो। तो ये पॉइंट हमारा एक्स नॉट था, तो इसका नंबरहुड यहाँ पे क्या बना, एक्स नॉट, ये वाला इंटरवल, इसी को बोलते हैं आई नॉट। क्या बोलते हैं इसको, आई नॉट। तो ये आई नॉट एक ऐसा एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब एक आई नॉट आपको ऐसा मिल जाएगा, ऐसे एक इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है, जो कंटेन करेगा, जो कि ए और बी के अंदर होगा, जो कि ए और बी के अंदर होगा। तो ध्यान से देखो, तो ए और बी के सबसेट है, यानी जो आई नॉट होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा क्लोज इंटरवल ए कामा बी। इसका मतलब ये इस डोमेन का सबसेट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंड यूनिक सोल्यूशन इन दिस इंटरवल, ये पहली बात ऐसा इंटरवल मिल जाएगा आपको, मतलब ये एग्जिस्ट हो जाएगा। और अगर ये केस होल्ड कर रहा है तब, कौन सा केस, अगर ये दोनों हमारे पास कंटिन्यूस हो रहे हैं तब ये एक इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट होगा जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा होगा। और कैसा सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा होगा, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि वो यूनिक सोल्यूशन रखेगा, यूनिक सोल्यूशन रखेगा। ठीक है, और किस पे डिफाइन हो रहा है, डिफाइन ऑन यूनिक सोल्यूशन ऑन आई नॉट पर। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको इसमें क्लियर रखना है। तो एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ मैं, बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि ये क्या बात बोल रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन कि डज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हमारे पास क्या दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एंड इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, y 0 पे 1 है। ठीक है, हैव यूनिक। तो पहली बात देखते हैं हेयर, एफ एक्स कमा वाई क्या मिल गया हमारे पास, वो हमारे पास वाई स्क्वायर मिल गया। वाई स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यूअस होगा ऑन पूरे एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, मतलब किसी भी, ये तो पूरे डोमेन में, पूरे रियमर में कंटिन्यूअस है, तो जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई कर लेता हूँ, जो कि मिला 2y भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस ऑन आर। ठीक है, पूरे आर पे कंटिन्यूअस होगा, आर इंटरवल पे हमारे पास ये। अब ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इंटरवल बना लूँ तो ये कोई भी हम एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी हम इंटरवल एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये 0,1 है, इसका मतलब कोई भी पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, क्या दिक्कत है, एक रेक्टेंगल हम बना लेंगे इसके बीच में, ऐसे करके यहाँ से कोई रेक्टेंगल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक रेक्टेंगल यहाँ से हम बना लेंगे, बस समझ नहीं आ रही, और बनाकर इसमें हम सोल्यूशन एडजस्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, डाउट है, क्लियर है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों कंटिन्यूअस है, इसका मतलब जाहिर बात है एक इंटरवल आपको ऐसा एग्जिस्ट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस इनिशियल वैल्यू को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू इसके अंदर क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जाहिर सी बात ये कह सकते हैं कि जो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वही यूनिक सोल्यूशन रखता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए और इसका डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे मिल जाता है तो आप सीधे बोल देंगे ये यूनिक सोल्यूशन रखता है, ज़्यादा बवाल नहीं सोचने का है। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, डज द यूनिक सोल्यूशन, बोलोगे यस, क्या बोलोगे, यस। ठीक है, सेकेंड क्या बोल रहा है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। सेकेंड कह रहा है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो जाहिर बात इनिशियल कंडीशन दिया जा रहा है कि 0 पे 1 हो रहा है। अब बात करें तो ये फंक्शन हमारे पास हेयर एफ एक्स के वाई क्या मिल गया, हेयर एफ एक्स कम वाई इज इक्वल टू मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एक कंटिन्यूअस है। ठीक है, ऑन आर, ये हर जगह कंटिन्यूअस है तो आर में भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बात कर लेते हैं, डेरिवेटिव बात करते हैं तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 2y, ये भी एक कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस ऑन आर, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो आर पे पक्का ही कंटिन्यूअस होगा। अगर दोनों कंटिन्यूअस हो गया तो सीधे मैं बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा कि ये क्या रखेगा, यूनिक सोल्यूशन रखेगा, तो ये भी यस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं।
थर्ड पॉइंट में एफ एक्स वाई कितना है उसको लिखो सीधे। एफ एक्स वाई हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ऑन आर, पूरी जगह कंटिन्यूस है तो आर में भी कंटिन्यूस होगा। अच्छा, इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो आ जाएगा 2y, ये वाई क्यूब था, सॉरी ये वाई क्यूब था, तो 3y स्क्वायर आ जाएगा। ये भी कंटिन्यूस ही है, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस ऑन आर। अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी एस होगा, ये भी हमारा यूनिक सोल्यूशन रखेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एफ एक्स वाई चॉइस कर लेना है। एफ एक्स वाई निकालने के बाद आपको देखो कंटिन्यूस है नहीं, अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका डेरिवेटिव कर लो, और अगर वो भी कंटिन्यूस हो रहा है तो हम सीधे बोल देंगे यूनिक सोल्यूशन रखेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर हमारे बात अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कंटिन्यूस रखेगा, सॉरी यूनिक रखेगा कि नहीं रखेगा। तो यूनिक रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है, लेकिन अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो पक्की बात मैं कह दूंगा कि जो भी हमारा आईवीपी है वो क्या रखेगा, कंटिन्यूस फंक्शन रखेगा। ठीक है, मतलब वो कंटिन्यूस सॉरी यूनिक सोल्यूशन रखेगा। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन पक्का, अगर वो दोनों कंटिन्यूस होते हैं तब वो यूनिक सोल्यूशन रखेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब आगे लेकर जाता हूँ मैं आपको। सेकंड एग्जांपल से आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि आईवीपी आपको दिया गया है, हेयर आईवीपी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है आपको कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई पावर 1/3, ये दिया गया। ठीक है, और हमें चेक करना है y 0 पे 0 दिया गया है, ये इनिशियल कंडीशन हो गई। ठीक है, अब इसके रीजन के अराउंड हम देखते हैं, इनिशियल पॉइंट के अराउंड देखते हैं ये हमारा ये कंटिन्यू मतलब कि यूनिक सोल्यूशन रखता है नहीं रखता है। तो हम पहले चेक करते हैं, हेयर एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई पावर 1/3। ठीक है, अब सिंपली अगर मैं देखूं तो ये हमारा डेरिवेटिव, अच्छा देखो डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो x इंटू 1/3 y के पावर 2/3 ये बनेगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन 0, 0 पर एग्जिस्ट नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। यूनिक एग्जिस्ट। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है उसको समझते हैं। थर्ड एग्जांपल कह रहा है कि कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी आईवीपी आपको दिया गया है। इसका आईवीपी क्या गिवन है वो लिखिए कि पी ऑफ एक्स, आईवीपी है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई, और y2 पर हमारा क्या है 5 है, वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x आर बोथ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। ये क्या है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल्स ऑफ x इन x ठीक है, ये बात दिया गया। हैज दिस प्रॉब्लम ए यूनिक सोल्यूशन ऑन सम इंटरवल, हैज दिस प्रॉब्लम ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, हैज दिस प्रॉब्लम ए यूनिक सोल्यूशन ऑन सम इंटरवल, दिस एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये बात हमें बताना है। और x नॉट इसका दिया गया है 2। देखते हैं ये पॉइंट एक्चुअली में क्या डिफाइन कर रहा है कि ऑन सम इंटरवल क्या है हमारे पास कि x-2 mod ऑफ x-2 लेस देन h, सो इम्प्लाइज दैट 2 - h और 2 + h, यानी कि इनिशियल पॉइंट इसका क्या मिला 2। तो यार इनिशियल पॉइंट क्या इसका है, इनिशियल
पॉइंट इसका है एक्स नॉट इक्वल टू 2। ओके, चलिए। ओके, तो सबसे पहला काम ये है कि आपको यहाँ से देखना है कि आपका एफ एक्स वाई क्या मिला। हेयर एफ एक्स वाई आपको मिल रहा है पी ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई, और यहाँ से इनिशियल कंडीशन दिया गया y2 इक्वल टू 5। अब सिंपली मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई कर लीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो बोलेंगे सर 2y और p ऑफ x मिल जाएगा और प्लस q ऑफ x मिल जाएगा। अब देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और मतलब ये भी कंटिन्यूस हो, ये भी कंटिन्यूस, और आपको पता है कि किन्हीं कंटिन्यूस का, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब ये होगा कंटिन्यूस एवरीवेयर हो गया है, कंटिन्यूस एवरीवेयर। अगर हर जगह कंटिन्यूस है तो डोमेन पक्का कंटिन्यूस होगा इन एक्स वाई प्लेन। पूरे प्लेन में हर जगह क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। तो इसका मतलब अच्छा ये क्यू एक्स ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, पॉलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूस, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। और पी एक्स भी हमारा कंटिन्यूस, वाई भी हमारा कंटिन्यूस, इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस एवरीवेयर होगा, एवरीवेयर इन एक्स वाई प्लेन। पूरे प्लेन में कंटिन्यूस होगा, तो जाहिर बात अगर पूरे प्लेन में है कंटिन्यूस है तो उस रेक्टेंगल में भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब हुआ कि वो इस ओरिजिन के अलाउंग, किस ओरिजिन के अलाउंग, 2,5 के अलाउंग, इस पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट के अलाउंग भी हमारा क्या होगा, यूनिक होगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है सीधे ये घुमाने फिराने के लिए दिया गया है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। तो ये सीधी सी बात है कि इस पॉइंट के अराउंड पूरी तरीके से क्या है हमारा, इस पॉइंट के अराउंड हमारे ये क्या है, यूनिक है। तो यूनिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सही बात है, यूनिक है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि गिवन IVP एज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है आपको, मैं 10 बार बोल चुका हूं, आपको बस दो काम करने हैं। एक तो एफ एक्स वाई क्या देखना है, कंटिन्यूस देखना है, और एक डेरिवेटिव इसका वाई के रिस्पेक्ट में वो भी कंटिन्यूस देख लेना। अगर एक कंटिन्यूस होते हैं गिवन कंडीशन पर तो इसका मतलब हुआ ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी भी बेस हमारा एक क्वेश्चन आता है जो कि गेट 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन है। IVP आपको गिवन है, तो IVP आपको गिवन है, ठीक है। और यहाँ से कंडीशन क्या बनती है, dy अपॉन dx इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट दिया गया एक्स नॉट पे वाई नॉट। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है, हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जब इस वाले पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूस होगा। अब ये बताओ किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। अगर मैं इसको देखूँ तो x कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये 1 और 0 पर, x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 पर ये हमारा फंक्शन डैमेज करेगा। फंक्शन क्या होगा, डैमेज होगा। तो ना तो x में 1 होना चाहिए, ना तो x में 0 होना चाहिए। दो ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो गए, 1 और 0 मिल गया तो मतलब ये डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब हमें इन दोनों पॉइंट पे चेक करना है कि ये फंक्शन यूनिक होगा नहीं होगा। अच्छा, इसमें भी 0 मिल रहा है, मतलब ये भी डिस्कार्ड हो गया। x में ना तो 1 होना चाहिए, ना तो 0 होना चाहिए, इधर 1 मिल गया, इधर 0 मिल गया, इधर 0 मिल गया, तो यहाँ तक तो ये फंक्शन डैमेज हो गया। तो यहीं पे एक ही ऑप्शन बच रहा है, इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट होगा। तो 1 आपका करेक्ट होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एफ एक्स वाई देखूँ तो मेरे पास हेयर क्या मिला है, सीधे से बात है, चेक करने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, हेयर एफ एक्स वाई क्या मिल गया आपको, एफ एक्स वाई मिल गया आपको 2x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई। अब यहाँ डैमेज पॉइंट क्या है, ये कंटिन्यूस होगा लेकिन किन किन पॉइंट पे नहीं होगा, तो 0 पे नहीं होगा और 1 पे नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, बाकी ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस डिफाइन हो रहा है। तो मतलब ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है, कंटिन्यूस एवरीवेयर, एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। इसका मतलब जिसमें x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 आ रहा होगा उस पॉइंट को छोड़कर बाकी हर जगह कंटिन्यूस हो रहा है। तो किसमें नहीं आ रहा है, तो अब देख लो किसमें आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 इसमें आ रहा है, तो मतलब भी x इक्वल टू 0 इसमें भी आ रहा है, इसमें x इक्वल टू 0 इसमें भी आ रहा है, ये भी डिस्कार्ड हो गया, बचा कौन सा,
फर्स्ट ऑप्शन बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रॉब्लम देखिए। अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि इनसफिशिएंटली स्मॉल नेबरहुड अराउंड x इक्वल टू 2 द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हमारे पास क्या है कि dy अपॉन dx इक्वल टू, सीधे मैं इधर fxy लिख लिया करूंगा ना, तो क्योंकि सोल्यूशन करने के लिए मुझे fxy से मतलब है, तो हीरे fxy इक्वल टू क्या मिल गया? y अपॉन रूट एक्स। एंड यहाँ पे देखना है मुझे कि y2 पर हमें वैल्यू कितनी दे रहा है? 4 दे रहा है। तो इसका मतलब किसके अराउंड देखना है? 2,4 के अराउंड मुझे चेक करना है। ठीक है, कि ये नो सोल्यूशन देता है, यूनिक सोल्यूशन देता है, इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन देता है, तो ये जो देता है। हम पहले देखते हैं इसके अराउंड। स्मॉल नेबरहुड में देखना चाहिए तो सफिशिएंट। अगर मैं अपना ग्राफ बनाऊं तो 1.25 कहाँ होगा? ये मान लो 2, ये मान लो 4, ये 0.24 है। ठीक है, ये है 2,4। तो इसके राउंड बहुत छोटा सा नेबरहुड अगर उठा लें तो ये पॉइंट उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं। तो ये मान लो हमारा 1 हो गया, 1 हो गया, और ये मान लो हमारा क्या है? 3 हो गया। ठीक है, तो ये नेबरहुड एग्जिस्ट हो जाएगा, जिसपे हमारा ये फंक्शन देखना है कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। अगर इतने में हो रहा है तो कहानी तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा। ये इसका एक हमारे पास रेक्टेंगल मिल जाएगा, उस रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होना चाहिए? ये हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं, वाई रिस्पेक्ट में क्या बनेगा? डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स बन जाएगा। अब ये जीरो पे नहीं है, अब जीरो से कोई मतलब भी तो नहीं है। अगर मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रा कर लूँ, अगर सिंपली मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा रेक्टेंगल ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये आराम से इजी एक छोटे सा रेक्टेंगल इसमें मिल जाएगा। और ये इस रेक्टेंगल में जीरो से कोई मतलब ही नहीं, ये इस रेक्टेंगल में क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर ये इस रेक्टेंगल में कंटिन्यूअस है तो इस जीरो से क्या मतलब? जीरो तो पॉइंट यहाँ पे है ना, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर। अगर ऐसा है तो मैं सीधे बोल सकता हूँ यूनिक सोल्यूशन रखेगा। कितना रखेगा? यूनिक सोल्यूशन रखेगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त एक मैंने बताई आपको कि आपको एक छोटा सा स्मॉल नेबरहुड चाहिए था ना इसके अराउंड, तो हमने बता दिया 1,3 एग्जिस्ट का नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? और भी आगे एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन छोटा छोटा चाहिए तो आपको ये भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस भी सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर हमारे पास क्या था? 4 था, तो इसके अराउंड हम क्या ले सकते हैं? 4 से इधर छोटा हमारा ये 1 हो सकता है, और 4 से बड़ा हमारा 7। अब इसके अराउंड में अगर हमारा एक रेक्टेंगल मिल गया, मान लो ये रेक्टेंगल मिल गया मुझे, तो इजिली इस रेक्टेंगल में हमारा क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, तो इसका मतलब ही हमारा यूनिक कहलाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे IVP हैज यूनिक सोल्यूशन। बोलो कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। द इनिशियल IVP यहाँ पे दिया गया आपको दिस, यहाँ से आपको fxy क्या मिलेगा वो ध्यान देना है। fx कामा y इक्वल टू, तो क्या है? y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ये हो गया। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब जाहिर सी बात 0 नहीं होना चाहिए बोल दिया इन्होंने। और y 0 पे मुझे चेक करना है कि क्या होगा। y 0 पे इक्वल टू 0 दिया गया है। अब फिर से वही बात देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर लूँ, डेल एफ अपॉन डेल वाई कर लूँ, तो यहाँ से सिंपली मैं बोल सकता हूँ ये क्या आ रहा है? तो यहाँ से आ रहा है 1/x आ रहा है। ठीक है, 1/x आ रहा है। अब x वैसे भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? x डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 छोड़ दिया जाए। अगर 0 हम छोड़ दें तो ये फंक्शन क्या है? हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं है? तो फंक्शन कंटिन्यूस है। और ये भी हमारा क्या है? 0 अगर छोड़ दिया जाए तो ये भी फंक्शन क्या है? हमारा कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक छोटी सी बात, जीरो और जीरो के राउंड बात करते हैं। 0 और 0 के राउंड में ये हमारी बात करता हूँ कि 0 को मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं 0 छोड़ के बात कर रहा हूँ, ओके, लेकिन 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 इस इनिशियल पॉइंट पे तो मैं चेक करना पड़ेगा ना। ओहो, तो फिर हमें क्या करना है? अब समझते हैं। जैसे अब इनिशियल पॉइंट को लेंगे, 0 छोड़ के बात करते तो होता, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है 0,0, तो 0,0 के राउंड तो काम करना ही पड़ेगा, और 0,0 पे चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं इधर बनाऊं तो यहाँ पे हमें काम करना है, और यहाँ पे ना तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस, और ना तो ये, तो डज नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या हुआ? डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ?
नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, दोनों ही कंटिन्यूअस नहीं है। अब अगर इसके आसपास कितना भी तुम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, 0,0 तो आएगा ही आएगा, 0 तो पक्का रहेगा, कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा ड्रॉ कर लो रहेगा। तो इसका मतलब ये यूनिक तो नहीं हो सकता, मतलब यहाँ से यूनिकनेस तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। इसका मतलब क्या है, देखो ये कंटिन्यूअस है, बात को समझना, ये कंटिन्यूअस था, ऐसा नहीं बोलूंगा कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन जीरो पे बात कर रहा हूं ना मैं, और जीरो भाई कंटिन्यूअस है लेकिन उस रेक्टेंगल के अंदर जीरो नहीं आ रहा है हमारा, 0,0। अगर मैं 0,0 के आसपास रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये उसमें कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। तो इस कहानी के अंतर्गत मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये दोनों ही इस पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। अगर इस पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि अब हम सोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यूनिकनेस रेजिस्टेंस अगर बात खत्म हो रही है तो हम सोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या गिवन है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और प्लस हमारे पास x हो गया, प्लस का इधर आया माइनस में हो गया, और इज इक्वल टू हमारे पास x हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर सोल्यूशन निकालेंगे y ऑफ x इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर निकाल लो आई एफ, क्या बनेगा e की पावर y डी एक्स, सॉरी पी डी एक्स, पी की वैल्यू कितनी है -1/x है, डी एक्स है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1/x मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे सीधे मैं 1/x रख रहा हूँ इंटू में 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा कि यहाँ से मिल जाएगा dx और यहाँ से मिल जाएगा प्लस c, और सिंपली मैं dx मतलब सीधे मैं बोल दूँ x मिल जाएगा मुझे यहाँ से, ओके डन। और y ऑफ x इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा x² प्लस cx मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब 0,0 पे पासेस कराइए तो y 0 पे हमारा क्या दिया गया, वैल्यू 0 दिया गया है। अगर हम रखूँगा तो सीधी सी बात है 0 बराबर 0 हो गया, यहाँ c से वैल्यू कोई डिफाइन नहीं हो पाएगी, और इंटू में c आ गया। अब c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू पूरी पूरी यहाँ रियल नंबर मिल गया, दैट इज यहाँ से c वैल्यू क्या निकला, c की वैल्यू यहाँ पर रियल नंबर मिल गया। इसका मतलब ये है कि y ऑफ x में c की चॉइस है रियल नंबर चॉइस होने का मतलब हुआ अगर r इक्वल टू 1 चॉइस किया तो इसका सोल्यूशन उसके x² माइनस x बन जाएगा, r इक्वल टू मैंने 2 चॉइस किया उसके अकॉर्डिंग मेरा x² प्लस 2x बन जाएगा। तो इनफाइनाइट चॉइस है c की, तो इनफाइनाइट चॉइस है उसके लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूशन कैसा होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर हो गया, सही। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले कि इसमें क्या क्या कहानी हमारी हो चुकी है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पॉइंट क्या है, आईवीपी दिया गया था, यहाँ से मैंने फंक्शन निकाला ही है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस था 0 को छोड़कर, दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस थे 0 को छोड़कर, लेकिन पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि 0 पे काम करना है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन आपको क्या दी गई वो बड़ा मैटर करता है। तो इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा काम जो था वो किस पे था, मेन था 0 पे काम करना है। अब अगर 0 पे काम करूंगा और 0 पे 0 दे रहा है तो ये इसके 0 के राउंड तो रेक्टेंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये जो 0,0 है ये रेक्टेंगल के इनसाइड आना चाहिए। हमने पहले था ये 0,0 x0, y0 का होना चाहिए, इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल होना चाहिए, तो ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग यूनिकनेस थ्योरम अप्लाई कर ही नहीं सकते, हालांकि सेटिस्फाइड है यूनिकनेस थ्योरम, बट ये जो पॉइंट है ना x0 y0 ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो फिर मतलब नहीं है। अगर एक रेक्टेंगल ऐसा रेक्टेंगल एग्जिस्ट हो रहा है, एक रेक्टेंगल एग्जिस्ट हो रहा है जिसपे हमारा ये यूनिकनेस भी हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो इनिशियल पॉइंट है ना वो इस रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए, समझ पा रहे हो, और ये इसके अंदर नहीं आ रहा है। उसमें 3 केस है कि जो इनिशियल पॉइंट था वो इसके अंदर आना चाहिए, दूसरा पॉइंट था कि जो फंक्शन होता है fxy वो हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट क्या था इसमें कि जो हमारा डेरिवेटिव बनता है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तीनों चीजें इसमें होल्ड होनी चाहिए। तो हालांकि जितने अभी तक हमने डिस्कस किए उसमें इनिशियल कंडीशन उसके रेक्टेंगल के अंदर आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि ये जो इंटीरियर पॉइंट है यानी कि इनिशियल कंडीशन है ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो एक्सेप्ट है, छोड़ रहा है, वो रेक्टेंगल से बाहर जा रहा है, तो मैं इसमें हम यूनिकनेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना पड़ा। हम फिर सोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते थे कि यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा या नो सोल्यूशन होगा, तो फिर हमने इसको सॉल्व किया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि ये सी की जो चॉइस है यहाँ पे रियल नंबर बहुत सारी चॉइस है, जितने चॉइस हैं उतने इसके सोल्यूशन बनेंगे। इसका मतलब इसमें कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें दिया गया है क्वेश्चन, ये सेशन नेट क्वेश्चन में है, 2012 में पूछा गया है, ठीक है।
अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बोला है कि इसमें एफ एक्स वाई क्या दिया गया, आपका एफ एक्स वाई दिया गया है 60 वाई स्क्वायर का होल पावर 1/5, यानी कि ये 2/5 एक्चुअली दिया गया, तो वाई का पावर क्या हो गया 2/5 हो गया, और x ग्रेटर देन 0 हो गया है, और y 0 पे y 0 पे 0 दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर लूँ, डेल एफ अपॉन डेल वाई कर लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 अपॉन, और ये मेरा आ जाएगा 2/5 होगा, 60 इंटू 2/5, और अपॉन में आ जाएगा ये 3/5। अच्छा, फिर से सिचुएशन मिल गई है, अब इसमें कैसे करेंगे, तो उसी हिसाब से इसमें भी देखेंगे। ये हमारा कंटिन्यूस है, ये हमारा कंटिन्यूस है, बट ये हमारा क्या करेगा, ये कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट y इक्वल टू 0, 0 को छोड़कर। इसका मतलब ये है कि ये जो इनिशियल कंडीशन है 0,0, ये r के अंदर नहीं है। अगर r के अंदर नहीं है, देखो दोनों कंटिन्यूस थे, यूनियन थ्योरम सेटिस्फाई कहीं ना कहीं हो रही है, बट ये इसके r के अंदर नहीं थे, तो ये जो क्वेश्चन है इससे पॉजेस नहीं कर रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अब पूरी कहानी डिपेंड करेगी हमारे सोल्यूशन पर, ठीक है। तो यहाँ से यूनियन थ्योरम हमारे लिए तो एक तरीके से बेकार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से फिर से अपने क्वेश्चन में चलेंगे, सोल्यूशन करेंगे इसका। अगर मैं इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, तो यहाँ से मुझे अगर फिर से मैं IUP की बात कर लेता हूँ, तो गिवन IVP क्या दिया गया है, IVP इक्वल टू यहाँ दिया गया है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 60 इंटू वाई की पावर कितना है 2/5 है, इधर भेज देंगे इसको हम, तो हो जाएगा dy अपॉन वाई पावर 2/5, ठीक है, इज इक्वल टू 60 dx हो जाएगा, ठीक है, 60 dx हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूँ तो यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, तो dy अपॉन, इसका इंटीग्रेशन सीधे अप्लाई कर दिया जाए, क्या दिक्कत है ना, इसका इंटीग्रेशन सीधे अप्लाई कर रहा हूँ, तो +1 करने पर कितना 3/2, 2/3 एंड y का पावर क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 क्यों 3/5, ओके, 5/3 एंड 3/5 ये बनेगा, और इधर इक्वल टू हो जाएगा 60x और माइनस का c मान लो हो जाएगा, ओके, ये बनेगा। अब अगर मैं पॉइंट की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 60 कॉमन ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस c ले लो, क्योंकि कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, वैसे भी कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ओके डन। तो यहाँ से बन जाएगा 12×5 ये 12 हो जाएगा, और बाटे 36, कुल मिला के अपने पास बन गया y की पावर 3/5 इज इक्वल टू 36 x माइनस c, ये बन चुका है। अब इसमें कंडीशन दिया गया है 0 पे 0, तो अगर हम 0 रख देंगे तो 0 रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 मिल जाएगी, ठीक है, तो c इक्वल टू मुझे 0 मिल गया। इसका मतलब यहाँ से y की पावर 3/5 इज इक्वल टू 36x मिल गया। एक तो ये सोल्यूशन यहाँ से प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं से अपना सोल्यूशन देखता हूँ, ये किसके लिए है, ये x इज ग्रेटर देन 0 के लिए है। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन अगर क्रिएट किया जाएगा, एक पीस वाइज फंक्शन क्रिएट किया जाएगा, एक पीस वाइज फंक्शन क्रिएट किया जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिल जाएगा वो y ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, और यहीं से मिल जाएगा 36, ठीक है, का होल पावर कितना हो जाएगा, यहीं से देखो ये होल पावर अगर मैं इधर इसको भेज दूं तो ये बन जाएगा मेरा 5/3, 3/5 था तो ये 5/3 हो जाएगा, 36x माइनस c ये होल पावर हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c के लिए बन जाएगा ये, ठीक है।
एंड 0 फॉर x इज लेस देन आर इक्वल टू सी के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये सिचुएशन है, लेस देन आर इक्वल टू सी के लिए हमारे पास ये बन जाएगा और ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी के लिए हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y ऑफ x। तो इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन पॉसिबल हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं आपको सीधे एक थ्योरम बता दूंगा जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीधे देख के इसमें अल्फा मान लिया जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू 1 लेस देन होती है, ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में होती है, तो समझ जाओ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 0 अभी इसके पीछे वाले में भी आपने देखा कि इसमें कितना था अल्फा की वैल्यू, ये तो अलग कुछ नहीं हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके मतलब पहले मैंने पढ़ाया है, अभी इसके पहले शुरुआत में हमारे पास आया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया। तो यहाँ पे जो अल्फा, इसको अगर अल्फा चॉइस नाम दे दें, तो अगर वो 0 और 1 के बीच में होती है तो उसका फंक्शन कुछ इसी टाइप से बनता है। ठीक है, और ये अधिकतर हमेशा 0 और 1 के बीच में अगर है, तो हम जानते हैं 0 और 1 के बीच में जब भी ये रहता है तो ये कैसा देता है, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन देता है। कैसा देता है, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन देता है। याद रखना कब, जब ये जो अल्फा की वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में, इसको अल्फा मान लो, तो ये 0 और 1 के बीच में रहेगा तो ये सदा इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। अगर ये अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये कितने सोल्यूशन दे देगा, ये यूनिक सोल्यूशन दे देगा, तुरंत ये यूनिक सोल्यूशन दे देगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर ये 0 और 1 के बीच में होगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन दे देगा, अगर ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो यूनिक सोल्यूशन दे देगा। ठीक है, अगर इस टाइप का फंक्शन आता है दोबारा तो इसको याद रखना। कहानी समझ में आ गई, नहीं आगे देखते ही बता दोगे क्या सोल्यूशन होगा। हालांकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लेकिन तुम देखते ही बता दोगे। जैसे इसमें देखा, जैसे इसको देखा हमने, तुरंत देखा ये कांस्टेंट था, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने देखा कि 0 और 1 के बीच में, तुरंत ही देखते कि बता देंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। देखा 1 मोर देन n, बोल देंगे यूनिक सोल्यूशन, बात खत्म। तो इतना आसान है, मतलब देखते ही बता देंगे। ठीक है, हालांकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए मैंने तुम्हें डिटेल बता दी, बाकी इतना जरूरी नहीं है, इतना खास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वही चीजें, फिर वही चीजें, फिर वही सारी बातें। क्या आएगा, यू टी। अब देखते ही पता चल रहा होगा कि कहानी क्या होने वाली है। यू पर 3/4 आ गया, इसका मतलब जाहिर सी बात है इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन देगा। इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन देगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप देखते बताएंगे। अभी हमने बताया है, कुछ वैसे ही ले लेने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, जैसे पिछले था उसको देखो और इसी को देखते हुए आप अपना सोल्यूशन बताओ। एक्स की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 0 थी, तो ये एक्चुअली में 0 और ए सी के बीच में था। अब यहाँ सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू, जो सी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या बन सकता है। तो जस्ट अभी मैं तुम्हें सीधे डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, हम पहले बता चुके हैं, ये नथिंग है अपने लोग के लिए। ठीक है, इसको देखिए, तो हम जानते हैं हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये पावर माइनस में चलती है और ये पलट के, कुल मिला के ऐसा कर लो कि इसमें हम, ऐसा तुम्हें तरीका बताते हैं, इसमें तुरंत हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लो तो जो बने। ठीक है, 1 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो जो बने, तो 1 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा, ये 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 बनेगा। 1/4 का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, मतलब हमें क्या करना है, पावर 4 कर देना है। तो पावर 4 देखो इसमें भी पावर 4 इसमें है, इसका मतलब ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इधर क्या होता है, टी के साथ हमारे पास क्या होता है, सी चलता है। तो टी के साथ यहाँ टी, तो टी माइनस सी होता है यहाँ पे, टी सी होता है, क्या होता है सी, और यहाँ पे होता है सी इज ग्रेटर देन के लिए होता है, या सी इज लेस देन के लिए होता है 0। सी इज ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए 0 होता है, ग्रेटर देन के लिए ये होता है। ठीक है, इसका मतलब दोनों ही करेक्ट हैं क्योंकि सी की हमारे पास चॉइस अपनी होती है, सी की हमारे पास क्या अपनी चॉइस होती है। ठीक है, इसका मतलब सी इक्वल टू 1 भी चॉइस कर सकते हैं, सी इक्वल टू 10 भी चॉइस कर सकते हैं, डी और सी तो वैसे भी करेक्ट हो गया। ठीक है, और जैसे ही 0 और 1 के बीच में आएंगे तो ये 0 भी सोल्यूशन रख सकता है, मतलब ये भी सोल्यूशन रख सकता है, बिल्कुल सही है। टी पावर 4 रख सकता है, क्यों, क्योंकि अगर हम सी की वही चॉइस अगर ले लेते हैं 0, अगर हम सी की चॉइस 0 से लेते हैं तो टी पावर 4, तो टी पावर 4 भी एक सोल्यूशन हो सकता है। तो इससे हमारा क्या ऑप्शन जा रहा है, तो इससे हमारे 4 ऑप्शन जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सीधे सॉल्व करना सीखेंगे ना, तो जैसे मैं इसको अगर अल्फा मान के उसको सीधे सॉल्व कराऊँ, लेस देन अल्फा, लेस देन मान के उसको अगर मैं सॉल्व कराऊँ तो हमारे पास यही बनने वाला है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सीधे मैं आपको एक रिजल्ट लिखवा देता हूँ, रिजल्ट से आप सीधे याद रखेंगे। आप रिजल्ट के तौर पे इसको याद रखें।
ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग हर बार नहीं लगाना है कि हर बार आपको सॉल्व ही करना है, नहीं भाई, मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, याद रखें आप। वी अपन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे के मान लो इंटू वाई पर अल्फ़ा। याद रखो जो अल्फ़ा है हमने बताया था 0 1 के बीच में हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और साथ साथ याद रखो कि एक कंडीशन दिया जाएगा कि हमारे पास ए पर 0 होना चाहिए, अधिकतर 0 पे 0 रहता है, ठीक ना। और ये ए बिलोंग करेगा रियल नंबर पे, बात समझ में आ रही है, ठीक है, डन। तो उसके बाद पहला केस है, इसमें क्या बनता है, इसका सोल्यूशन की बात करूँ तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 भी मिलता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, पहला सोल्यूशन ये मिलता है। दूसरा मिलता है कि वाई ऑफ एक्स इक्वल टू बी इंटू एक्स पावर गामा मिलता है, ठीक है। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर मिल जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन, थर्ड मिले वैल्यू क्या मिलेगा इसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन रखेगा। एंड फोर्थ क्या हो जाएगा कि वाई सी इस सिंगुलर सोल्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। वाई ऑफ सी ये मिल जाएगा हमें एक्स माइनस सी होल पावर गामा, और ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स इज लेस देन सी मिल जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स मेरा रियल। तो यहाँ तक इतनी बात समझ में आनी चाहिए। गामा कैसे निकालते हैं, अच्छा गामा जो पावर होती है गामा वो निकालने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ कि सिंपली जो अल्फा है तो गामा इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, अल्फा में हमने बताया 1 माइनस अल्फा का अपोजिट कर दो, 1 माइनस अल्फा अपोजिट, ये है गामा, ठीक है। गामा निकालने का तरीका बता रहा हूँ, तो गामा कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे गामा। चलो करके देखते हैं, इसके पिछले क्वेश्चन भी करके देखते हैं, इससे पता चलेगा। इसके पिछले क्वेश्चन में देखते हैं, आपको मैं इसको करके बताता हूँ कि कैसे हमारे पास होगा, ठीक है। चलो समझिए, सबसे पहली चीज इसमें अल्फा कितनी थी, तो अल्फा यहाँ पे थी 2/5 था, अल्फा वैल्यू 2/5 था। तो गामा कितना आ जाएगा आपका, तो गामा इसमें आ जाएगा वैसे 0,1 के बीच में, 0,1 के बीच में था, ठीक है। तो जैसे 0,1 के बीच में आता है तो हम सीधे बोल देंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया था। लेकिन अगर मुझे सोल्यूशन निकालना होता तो गामा की वैल्यू क्या मिलती, तो गामा की वैल्यू मिलती मुझे 1/1 माइनस अल्फा, यानी 2/5 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पलट जाएगा, तो 5 में 2 जाएगा 3, ये पलट जाएगा 5/3। तो देखो गामा की वैल्यू क्या है 5/3, देखो मिल गया 5/3, कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। इसी प्रकार से अब इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ से रखते हैं गामा, तो गामा हमारे पास कैसे निकल के आएगा, तो यहाँ पे रखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/4, तो यहाँ से गामा क्या बन जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 1/3/4 रखेंगे तो 1 माइनस 3/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, ये हमारे पास आ जाएगा 4, तो गामा की वैल्यू 4, इससे अकॉर्डिंग तो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें रख के देख लो, तो रख के देख लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा इसके लिए ग्रेटर देन, तो सी के लिए तो यहाँ सी है और गामा की वैल्यू हमारे पास आ गया 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4, तो सोल्यूशन हो गया। सी मेरे पास क्या रियल, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तब सी पे 1 भी रख सकते हैं, तो सी 1 रखेंगे तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, और सी 10 रखेंगे तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, तो दोनों ही इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहे थे, करेक्ट हो रहे थे। तो ये रिजल्ट आप याद रखो, आपके लिए महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ठीक है। इसको अप्लाई कर लो, ठीक है। और जैसे 0 1 के बीच में आता तुरंत याद कर लो कि इसको हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बोल देंगे। तो ये भी एक सोल्यूशन हो जाएगा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी हमने कुछ चॉइस ले लिया, बी को 2 का चॉइस ले लिया, हमने 1 चॉइस ले लिया। एक्स पावर गामा था, एक्स पावर गामा मतलब टी पावर 4 हो जाएगा, गामा को यहाँ 4 आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन मेनी सोल्यूशन रख रहा है, ये भी एक सोल्यूशन रखेगा, तो ये दोनों सोल्यूशन इसके सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें चारों ऑप्शन हो जाएंगे, ए बी सी डी सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन थे, वैसे भी देखो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन थे। मुझे लगता है इस रिजल्ट को याद कर लोगे ना, सीधे आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आज के लिए इतने रहने वाला है। मुझे लगता है कि आईवीपी में जो फर्स्ट ऑर्डर का है वो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर इसी पे आने वाला है, सेकंड ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे हम, और उसमें भी हायर ऑर्डर तक लेकर चलेंगे आपको, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय बाय।